प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित परिवार में आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी प्यारे बच्चे जरा जल्दी से क्लास में जुड़े हैं। आपकी पसंदीदा क्लास प्रारंभ हो चुकी है और आज पहली बार हम लोगों की मुलाकात एप्लीकेशन पर हो रही है। राहुल ठाकुर जी, राम रजक जी, आशु यादव जी, रचना, नितेश यादव जी, अंजलि गिरी जी, बलराम यादव जी, अंकित कुमार जी, राघवेंद्र जी, वंश चहल जी, केशव यादव जी, चौहान शुभेंद्र जी, सुमन जी, आशीष कुमार जी, अमित यादव जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों। और जो बच्चे अभी तक क्लास में लाइव नहीं आए हैं वो फटाफट से लाइव इस समय आ जाएंगे। ठीक है जी, वो इस समय क्या करेंगे, वो इस समय क्लास में जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएंगे। चलिए भाई, तो बहुत अच्छा, 1 सेकंड का समय बस मुझे देंगे। आपके कमेंट्स में सेट कर देता हूं और मेरे प्यारे साथी तो अब आपकी पसंदीदा क्लास प्रारंभ होने जा रही है। मैं आप लोगों को क्या करा रहा था लास्ट क्लास बच्चे, लास्ट क्लास के अंतर्गत मैं आप लोगों को करा रहा था गेट, मैं आपको करा रहा था भारत की सामान्य जानकारी। भारत का अच्छांशी विस्तार में आपको करा चुका। आज की इस क्लास में सबसे पहले भारत के देशांतरी विस्तार की चर्चा मैं आपके साथ। अब भाई बताइए फटाफट से, देशांतरी विस्तार जानने से पहले देशांतर रेखाएं क्या होती है इसको जानना भी तो बहुत जरूरी। चलिए, तो सबसे पहले देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। यहां पर इस चीज को समझिए आप कि पृथ्वी के ग्लोब पर काल्पनिक रूप से खींची गई जो लंबवत रेखाएं होती हैं उनको हम लोग देशांतर रेखाओं के तौर। ये देखिए, ये है मेरे बच्चे देशांतर रेखाएं। क्या है ये देशांतर रेखाएं? अब हमें किस चीज की चर्चा करनी है? हमें चर्चा करनी है ये देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड्स। अब प्यारे साथी, हमें किस चीज की चर्चा करनी है कि भारत किन देशांतर रेखाओं के बीच में, हमें इन चीजों की चर्चा करनी है। भारत की स्थिति आखिरकार किन लॉन्गिट्यूड्स के बीच है, इस चीज की चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, भारत की अगर हम चर्चा करें कि भारत की स्थिति किन देशांतर रेखाओं के बीच मौजूद है, तो ध्यान रखिएगा भारत मेरे प्यारे बच्चे 97 डिग्री, यहां पर 1 सेकंड का समय देंगे मुझे। भारत 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक विस्तृत है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से भारत की स्टार्टिंग होती है। इन देशांतर रेखाओं के बीच जो है मेरे बच्चे, वो भारत मौजूद है। यहाँ पर देखिए, लिखित रूपों में आप लोगों को मैं एक बार बता देता हूं। ये भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक भारत का देशांतरी विस्तार। भारत की जो मानक रेखा है, स्टैंडर्ड लाइन ऑफ इंडिया, वो कौन सी है? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। अब बच्चे बात आती है कि ये मानक रेखा आखिरकार होती क्या है।
ये स्टैंडर्ड लाइन आखिरकार क्या होती है? एक चीज हमें पता चल गई, क्या पता चली बच्चे? कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। ठीक है जी, यहां पर आप देखिए फटाफट से एक बार, ये मान लीजिए कोई देश है ये, और इससे विभिन्न देशांतर रेखाएं होकर गुजरती हैं, होकर पास करती हैं, विभिन्न देशांतर रेखाएं पास करती हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस देश से होकर बहुत सारी देशांतर रेखाएं पास करती हैं। अब मेरे प्यारे बच्चा, इन देशांतर रेखाओं के हिसाब से ही समय का मापन किया जाता है, इन लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से ही टाइम की कैलकुलेशन की जाती है। तो मेरे बच्चे, अगर हम टाइम की कैलकुलेशन इन लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से करेंगे तो क्या होगा भाई? तो एक देश में बहुत सारे टाइम हो सकते हैं, बहुत सारे समय हो सकते हैं। अब एक देश में बहुत सारे समय का होना ये गलत बात है, ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मान लो क्रिमिनल ने क्राइम किया, थानेदार साहब के पास फोन आया कि साहब क्राइम हो गया, थानेदार साहब ने घड़ी देखी 11 बज रहे थे उस समय, और जब क्रिमिनल ने वहां क्राइम किया था, उस जगह पर जहां क्राइम किया गया वहां 10:56 हो रहे थे उस समय, क्योंकि देशांतर रेखाओं के हिसाब से समय अलग अलग है। थाने की देशांतर रेखा अलग है, वहां की देशांतर रेखा अलग है, दोनों का समय अलग अलग। तो थानेदार साहब ने देखा कि समय ही भैया अलग अलग है, उन्हें 11 बजे लिख लिया, और 10:56 पे क्राइम करके जो मुजरिम था वो पहुंच गया मॉल में, कि थानेदार साहब 11 बजे तो मैं मॉल में खरीदारी कर रहा था, सीसीटीवी कैमरे में हूं मैं क्राइम कैसे कर दूंगा? इस प्रकार से मेरे बच्चे एक क्रिमिनल तो बच जाएगा। इसलिए जरूरी है कि पूरे देश में एक ही टाइम रहे, थाने की भी घड़ी वही दिखाए और जहां क्राइम हुआ है वहां की घड़ी भी वही दिखाए। अगर टाइम अलग अलग हुआ तो कोई भी एम्प्लॉय टाइम पे नहीं आएगा और मालिक के साथ इसी बात का झगड़ा होगा। क्यों? क्योंकि भैया एम्प्लॉय टाइम पे आ ही नहीं रहा, मालिक के साथ रोज इसी चीज का झगड़ा होगा, एम्प्लॉय नहीं आया, टाइम पे नहीं आया एम्प्लॉय। मेरे प्यारे साथी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर तो, है बड़ी दिक्कत हो जाएगी प्यारे बच्चे। एम्प्लॉय कहेगा नहीं मेरी घड़ी मेरे भैया बिल्कुल सही है, मैं अपने टाइम पे आया हूं, मालिक कहेगा लेट आया। तो क्या होगा, क्या करना है हमें? किसी एक देशांतर रेखा को मानक रेखा मानना होगा, और मान लीजिए मैंने बीचों बीच से होकर गुजरने वाली इस देशांतर रेखा को मानक रेखा मान लिया, और इस पर जो समय होगा वही उस देश में यहां भी लागू होगा, वही इस देश के यहां भी लागू होगा, यानी पूरे देश में वही समय लागू हो जाए, उस रेखा को ही मानक रेखा कहते हैं। अगर हम बच्चे बात करें भारत की, तो जरा एक बार हम ये भी देख लेंगे कि ये जो भारत की मानक रेखा है ये कहां कहां से होकर गुजरती है। एक बार भाई मैं भारत का मैप लगा रहा हूं आपके सामने, ये रहा वो मैप। ठीक है जी, एक अच्छा सा मैप आपको दिखेगा। अच्छा देखिए, ये रहा भारत का मैप। तो मैंने क्या बताया कि भारत का देशांतरी विस्तार कहां से कहां तक है। यहां देखिए, भारत का देशांतरी विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होता है, और वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाता है। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक वो जाता है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होता है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक भारत का देशांतरी विस्तार जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया ये है, इन देशांतर रेखाओं के बीच भारत मौजूद है, इन लॉन्गिट्यूड्स के बीच भारत मौजूद है। अब भारत की जो स्टैंडर्ड लाइन है, भारत की जो देशांतर रेखा है, मानक देशांतर रेखा, वो कहां से होकर गुजरती है प्यारे साथी? वो कुछ इस प्रकार से होकर गुजरती है, आप यहां देख लीजिए। ये 5 राज्य हैं, 5 राज्य जहां से गुजर रही है। एक है यूपी, एक है एमपी, एक है आपका छत्तीसगढ़, एक है उड़ीसा और एक है एपी। यानी कि यूपी, एमपी, एपी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों से होकर मेरे प्यारे बच्चे भारत की जो मानक रेखा है वो पास करती है, पास आउट करती है। क्या? भारत की मानक रेखा पास करती है। कितने राज्यों से होकर? 5 राज्यों से। बताओ बेटा। अच्छा, ये किसी पर्टिकुलर प्लेस से होकर गुजरती है क्या? हाँ बिल्कुल गुजरती है।
नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है बच्चे। कहां से होकर गुजरती है? नैनी नामक स्थान से होकर मेरे बच्चा ये रेखा जो है वो पास आउट करती है, ये रेखा जो है वो गुजरती है। मेरे प्यारे साथी, आवाज जो बच्चे कह रहे हैं बेटा मेरी तरफ से आवाज में कोई दिक्कत नहीं है, आवाज बहुत अच्छी तरीके से आ रही है, ठीक है जी। जो बच्चे आवाज को थोड़ा धीमा बता रहे हैं वो अपने मोबाइल में थोड़ा सा आवाज इंक्रीज कर लीजिए। मेरी तरफ से आवाज में कोई भी 1% भी इश्यू नहीं है, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है मेरी तरफ से आवाज, ठीक है जी। चलिए, तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथी आपने अच्छे तरीके से इन चीजों को देखा, जाना, समझा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताना मुझे कि भारत की मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बेटा वो 5 राज्यों से पास आउट करती है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि भारत की मानक रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बेटा वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से हैं? ये यूपी है, ये एमपी है, ये एपी है, ये ओडिशा है, ये छत्तीसगढ़ है। यूपी, एमपी, एपी, ओडिशा और छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों से। इंग्लिश में सब कुछ लिखा हुआ है प्यारे साथी, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो प्योर हिंदी में लिखी हो, सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हो, ठीक है जी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन भी यहां पर आप पूछा गया आपसे कि भारत की जो मानक रेखा है, स्टैंडर्ड लाइन है, वो किस स्थान विशेष से होकर पास करती है? तो प्यारे साथी ध्यान रखना, ये नैनी नामक स्थान से होकर पास करती है, नैनी नामक स्थान से जो यूपी में स्थित है। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये बहुत सारे क्षेत्रों से होकर गुजरती होगी, केवल नैनी को ही हमने आधार क्यों बनाया? हम केवल नैनी को ही पकड़ के क्यों चल रहे? तो मेरे बच्चे, नैनी को हमने आधार इसलिए बनाया, नैनी को हम इसलिए पकड़ के चल रहे हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ चुका है, ये ट्रेंड में आ चुका है, इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसलिए नैनी नामक स्थान से बताया जाता है ना। वो 5 राज्यों से होकर ही गुजरती है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ये क्या है? ये भारत का देशांतरी विस्तार है प्यारे बच्चे, ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि भारत की मानक रेखा कौन सी है? क्या आंसर लगाओगे? 82.5 डिग्री ईस्ट की रेखा भारत की मानक रेखा है। भारत की मानक रेखा किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। अब क्वेश्चन आएगा कि बताओ भाई भारत की मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बेटा भारत की मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं आपके सामने हैं, और ट्रिक यहां पर आप लिख सकते हो, वो ट्रिक भी बन जाएगी यूपी, एमपी, एपी, ओडिशा और छत्तीसगढ़। ये ट्रिक बन गई आपके लिए, यूपी, एमपी, एपी, ओडिशा और छत्तीसगढ़, ये हो गई ट्रिक मेरे बच्चे आपके सामने। यहां से होकर वो रेखा जो है पास आउट करती है, वो गुजरती है पैर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है भाई? अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब हम बात करेंगे तट रेखा की भैया। किसकी चर्चा करेंगे बच्चे? तट रेखा की चर्चा आपके साथ करेंगे कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, कितने राज्य समुद्र की तट रेखा को स्पर्श करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये तट रेखा क्या होती है, ये कोस्ट लाइन क्या होती है? सबसे पहले तो हमें ये समझा दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल मैं कोस्ट लाइन को ही आप लोगों को सबसे पहले समझाऊंगा, उसके बाद अग्रसर। सबसे पहले आप लोगों को क्या समझाऊंगा? सबसे पहले आप लोगों को मैं कोस्ट लाइन ही समझाने, आखिरकार कोस्ट लाइन क्या होती है। प्यारे साथी जरा हम देखेंगे यहां पर फटाफट से एक मैप और लगाएंगे, और इस मैप में आप लोगों को कोस्ट लाइन भी समझाऊंगा, ठीक है बच्चे। चलिए, ये रहा मैप आपका आ गया, ये मैप आ गया आपका, ये देखिए ये मैप है आपका। ये जो रेखा है, ये जो समुद्र से सटी हुई है, इसको तट रेखा कहते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र को स्पर्श करते हैं, या भारत के कितने राज्य कोस्ट लाइन को टच करते हैं, या कितने राज्य तट रेखा को स्पर्श करते हैं, है ना, उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 3 अगस्त और 4 अगस्त की रिकॉर्डेड वीडियो और नोट्स एप्लीकेशन पर अपलोडेड नहीं है ज्योग्राफी के, नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
ज्योग्राफी की अपलोडेड ना हो, जिस निश्चित तौर पर अपलोडेड होंगी। आप अच्छे से चेक करिएगा बेटा, क्या ऐसा सभी लोग बता रहे हैं मुझे? क्या ज्योग्राफी के नोट्स अपलोडेड नहीं है? जरा थोड़ा सा मुझे विस्तार के साथ बताएं आप सभी लोग, क्या ज्योग्राफी के नोट्स अपलोडेड नहीं है? बताइए फटाफट से। चलिए मेरे बच्चे, तो यहां पर देखिए फटाफट से, तो कितने राज्य समुद्र की तट रेखा को स्पर्श करते हैं भारत में? देखिए गुजरात करता है, इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र भी करता है प्यारे बच्चे, इसके अतिरिक्त तो गोवा भी समुद्र को टच कर रहा है, इसके अतिरिक्त कर्नाटक भी समुद्र को टच कर रहा है, केरल भी समुद्र को टच कर रहा है, तमिलनाडु भी समुद्र को टच कर रहा है, आंध्र प्रदेश भी समुद्र को टच कर रहा है, उड़ीसा भी समुद्र को टच कर रहा है, और वेस्ट बंगाल भी समुद्र को टच कर रहा है। मेरे बच्चे, ये सब के सब समुद्र को स्पर्श करते हैं। क्या बेटा? ये सब के सब समुद्र को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, सब के सब करते हैं। जिनके नाम मैंने ली, कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है बेटा? है? नहीं है सर? अच्छा जी, अपलोडेड है, कोई बात नहीं, मैं अभी तुरंत क्लास के बाद देखूंगा, और अगर अपलोडेड नहीं होगी तो आपकी अपलोड हो जाएगी निश्चित तौर पर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर हुआ है तो वो विद इन 2 आवर्स, क्लास के खत्म होने के 2 घंटे के बाद ही आपकी वो अपलोड हो जाएगी। परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। वैसे वो यूट्यूब पे पड़ी होगी, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मिल जाएगी, पर फिर भी है वो एप्लीकेशन पर जरूर अपलोड हो जाएगी। बाकी सभी सब्जेक्ट की अपलोडेड है। चलिए ठीक है, आप सभी लोग जो हैप्पी टीचर्स डे बोल रहे हैं, आप सभी लोगों का दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करता हूँ इस संबंध में। ठीक है जी। अच्छा, तो अब बात ये हो गई बेटा कि भारत के कितने राज्य सी को टच करते हैं? तो 9 स्टेट्स हैं। अब कितने यूनियन टेरिटरीज हैं जो सी को टच करते हैं, जो समुद्र को टच करते हैं, जो समुद्र को स्पर्श करते हैं? ऐसे यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी है? तो मेरे बच्चे, यूनियन टेरिटरीज भी सुन लीजिए। एक तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव है, एक लक्षद्वीप है जो समुद्र को स्पर्श कर रहा है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और एक ये पुडुचेरी नाम का केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र को टच करते हैं। ठीक है जी, कितने राज्य? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र को टच करते हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा भाई, अब एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के 9 राज्यों में से, 4 केंद्र शासित प्रदेशों में से, इन सबको मिलाकर सबसे लंबी तट रेखा किसकी, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? तो मेरे बेटा, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात की है। पहले 1214.7 किलोमीटर पहले आंकड़ा दिया जाता था, लेकिन अब ये ओल्ड डाटा हो गया, ओल्ड डाटा हो गया। अभी हाई रेजोल्यूशन मैपिंग हुई, और हाई रेजोल्यूशन मैपिंग के बाद जो आंकड़ा हमारे सामने आया, हमें पता चला कि वो 2340 किलोमीटर हो चुका है। ये है न्यू डाटा, ये है लेटेस्ट डाटा। 2340 किलोमीटर के आसपास गुजरात की तटरेखा की लंबाई हो चुकी है। ये न्यू डाटा है मेरे बच्चे। तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी तुम्हें? किसी प्रकार से कोई समस्या तो नहीं होगी? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सीधी सीधी बात है बेटा, आंसर गुजरात होगा। क्या आंसर होगा बच्चे? आंसर गुजरात ही होगा। तो मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपसे चर्चा करूं, यहां पर क्या चर्चा करूं कि बताओ भाई, तट रेखा को स्पर्श करने वाले राज्य, तट रेखा को, तट रेखा को स्पर्श करने वाले राज्य, करने वाले राज्यों की संख्या, संख्या कितनी है बेटा? 9 है। नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स
which touches coastline 9 है मेरे। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चे तट रेखा को स्पर्श करने वाले केंद्र शासित प्रदेश की संख्या, इनकी संख्या कितनी है? 4 है ना। नंबर ऑफ यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज विच टच कोस्ट लाइन। यहां पर एक होता तो टचेस कर देते, लेकिन ठीक है, कितनी है बेटा? वो 4 है। कितनी बेटा? 4 है। ठीक है, कौन कौन से हैं मैंने आप लोगों को मैप पे बता दिया है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो प्यारे साथी, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य मेरे बच्चा गुजरात है। और इसकी तटरेखा की लंबाई कितनी है? लगभग 2340 किलोमीटर। ठीक है, लेटेस्ट डाटा है। आफ्टर हाई रेजोल्यूशन मैपिंग ये इतना है मेरे। ओल्ड डाटा 1215 किलोमीटर का है, ये भी ध्यान रखना। पुराना डाटा 1215 किलोमीटर बताता है, लेकिन हाई रेजोल्यूशन मैपिंग के बाद जो लेटेस्ट डाटा आया वो ये है जो मैंने आपको दिया है। बोलो क्लियर है? हेलो सर, आपको नमस्कार कर रहे हैं भाई। वाह, बहुत बहुत नमस्कार ले रहा हूं मैं तुम्हारा यार। सर पीडीएफ डालो, बिल्कुल पीडीएफ डल जाएगी, डोंट वरी। आज आपकी क्लासेस भी अपलोड हो जाएंगी और पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। आप 1% भी चिंतित मत होइए, आपकी सारी समस्याओं का अंत आज हो जाएगा। आपने आज मुझे बता दिया, बात खत्म। अब मेरी हेडक हो गई। मैं आप सभी लोगों की तरफ से टीचर्स डे की शुभकामनाएं स्वीकार करता हूं। आपको पूरा पूरा आशीर्वाद है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ते हुए प्यारे साथी, अगर हम चर्चा करेंगे आपके साथ, किस चीज की चर्चा करेंगे? अब हम जरा चर्चा करेंगे कि भारत की जो तट रेखा है, मुख्य भूमि की तट रेखा, द्वीपों सहित कुल तट रेखा की लंबाई, भारत की स्थल सीमा की लंबाई, भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई, ये सब कितनी है, इनकी चर्चा करते हैं। एक और मैप यहां पर आपके सामने मैं लगाता हूं, और बच्चे वो मैप आपके सामने ये रहा। ठीक है जी, ये आ गया मैप, लीजिए। क्या है ये मैप आ गया मेरे बेटा, ये लीजिए मैप। प्यारे बच्चे, मैं बात करूंगा यहां से लेकर यहां तक जो तट रेखा की लंबाई है वो कितनी है। मुख्य भूमि मैंने बताया था, मेन लैंड किसे कहते हैं? मेन लैंड किसे कहते हैं पता है? मेन लैंड का मतलब होता है, ये जो कलरफुल मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये मेन लैंड है, ये मुख्य भूमि है। प्यारे साथी, ये क्या है? ये मुख्य भूमि है। बोलो, ये मुख्य भूमि मेन लैंड है। बोलो क्लियर है? अच्छा, इस मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी बता दो। इस मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी, ये बताओ। मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई। तो प्यारे साथी, इस मुख्य भूमि की तटरेखा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, वो 6100 किलोमीटर है।
वो कितनी है? वो 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई। यहां पर देखिए, मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। बोलो क्लियर है जी? समझ में आया कि नहीं आया? मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। और लेकिन आप जानते हैं कि मेन लैंड में, मुख्य भूमि में जो द्वीप हैं वो शामिल नहीं होते। अगर हम द्वीपों को भी शामिल कर लें, द्वीपों सहित, विद आइलैंड्स, द्वीपों सहित यानी कि विद आइलैंड्स, विद आइलैंड्स, द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो वो 7516.6 किलोमीटर, वो 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर द्वीपों सहित तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। लेकिन ये डाटा, ये ओल्ड डाटा है, ये ओल्ड डाटा है। हालांकि एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है, मैंने दोनों ही डाटा बता दिए आपको। लेकिन जो न्यू डाटा निकल कर आया है, लेटेस्ट डाटा जो निकल कर आया है, वो 11,098 किलोमीटर, ये लेटेस्ट डाटा है, लेटेस्ट डाटा है। हाई रेजोल्यूशन मैपिंग के बाद हमने पाया कि भारत की तट रेखा की लंबाई काफी बढ़ चुकी है। और कितने हो गई है? 11,098 किलोमीटर। क्वेश्चन कैसे आएगा कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? द लेंथ ऑफ मेन लैंड, द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया कितनी है? तो बेटा 6100। क्वेश्चन आएगा कि द्वीपों सहित भारत की जो कुल तट रेखा है, जिसमें लक्षद्वीप समूह भी शामिल है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है, तब कितनी लंबाई है? द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन विद आइलैंड्स, वो कितनी है? तो ओल्ड डाटा के अनुसार 7516.6 किलोमीटर है और न्यू डाटा के अनुसार 11,098। एनसीईआरटी में ये उल्लिखित है। अगर 11,098 ऑप्शन में ना आए तो ये आंसर होगा, और अगर 11,098 ऑप्शन में है तो फिर ये। ठीक है जी। अब बात आएगी कि भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। ये स्थल सीमा है भारत की, और इस स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? बोलो, भारत की इस स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? ये रही स्थल सीमा। भारत की इस स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? ये बताओ। ये स्थल सीमा है, इस स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो मेरे बेटा, भारत की लैंड बाउंड्री की जो लेंथ है वो 15,200 किलोमीटर है। वो कितनी है? वो 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई, 15,200 किलोमीटर। ठीक है जी, लगभग में 15,200। द लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया 15,200 किलोमीटर है। आप अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए, जान लीजिए, समझ। कितनी है बेटा? 15,200 किलोमीटर। अब भारत की कुल सीमा रेखा कितनी लंबी हो गई? फिर कुल सीमा रेखा हो गई 7516 प्लस 15,200, यानी 22,716.6 किलोमीटर, है ना। और मेरे बच्चे, अगर हम चर्चा करें इस डाटा के अनुसार, तो फिर इस डाटा के अनुसार भी आपके साथ चर्चा कर लेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए हम जरा आगे बढ़ जाते हैं प्यारे साथी। और आगे बढ़ते हुए इन चीजों को आपको लिखकर भी दिखा देते हैं। ठीक है, इनको क्या करते हैं, इनको आप लोगों को लिखकर भी दिखा देते हैं। क्या बताया मैंने आपको कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई, मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई
की लंबाई, लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ये डाटा है, ठीक है जी। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सीधा सीधा क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाएगा कि भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है, आंसर आपके सामने। अच्छा, अगर पूछा जाए कि भारत की द्वीपों सहित भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है, यानी कि लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन विद आइलैंड, यानी कि लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया विद आइलैंड्स। ठीक है, ये कितनी है मेरे बच्चा? यहां पर दो डाटा है, ओल्ड डाटा के अनुसार, पुराने डाटा के अनुसार 7516.6 किलोमीटर है, और लेटेस्ट डाटा के अनुसार, नए डाटा के अनुसार मेरे प्यारे बच्चे वो कितनी है? वो 11,098 किलोमीटर, 11,098 किलोमीटर। कल क्लास होगी? बिल्कुल होगी बेटा कल क्लास, क्योंकि मेरी क्लास जो है वो 2 दिन मैराथन की क्लास कारण ऑफ रही है, इसलिए मैं उसकी भरपाई जरूर करूंगा और कल आपकी क्लास में जरूर लूंगा। कल क्लास होगी मेरी बेटा, बाद बाकी सब्जेक्ट्स की हो या ना हो, लेकिन मेरी क्लास जरूर होगी। ठीक है जी। आप सभी विद्यार्थी जितने ने इस बैच में एडमिशन लिया है, निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि आपको याद करने का मौका भी साथ साथ ही मिल जाएगा, याद करने का मौका भी क्या होगा? साथ साथ ही मिल जाएगा। ठीक है जी। संडे को क्लास नहीं होगी सोमवार कुमार जी, कल क्लास जरूर होगी, है ना। वैसे सामान्यतः चूंकि आपकी क्लासेस का अभी एग्जाम डेट अनाउंस्ड नहीं है, तो आपकी क्लासेस मेरे बच्चे मंडे टू फ्राइडे भी हो सकती हैं, लेकिन चूंकि मेरी क्लास इस वीक में 2 दिन मैराथन के कारण नहीं हुई, इसलिए मैं जरूर क्लास लूंगा भाई कल। ठीक है, संडे को क्लास नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे भाई नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत की, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई कि भारत की सीमा, स्थल सीमा की लंबाई, भारत की स्थल सीमा की लंबाई, स्थल सीमा की लंबाई, ठीक है, लंबाई कितनी है? द लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी? मैंने अभी भी आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चे, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, आंकड़ा किस में है? अप्रोक्सीमेटली, लगभग में है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करेंगे, कि भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई, कुल सीमा रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ टोटल बाउंड्री लाइन ऑफ इंडिया, लेंथ ऑफ टोटल बाउंड्री लाइन ऑफ इंडिया, ये कितनी है? ये मेरे बच्चा कुल सीमा रेखा की जो लंबाई है
वो 15,200 में ऐड कर दीजिए 7516.6 किलोमीटर, तो ये कितनी हो गई 22,716.6 किलोमीटर हो गई। ठीक है जी। और मेरे प्यारे साथी ये ओल्ड डाटा के अनुसार हुई, लेकिन डाटा कैसा रहा बच्चा, ये ओल्ड डाटा रहा। अगर हम न्यू डाटा की चर्चा आपके साथ करेंगे, यानी कि लेटेस्ट डाटा की चर्चा आपके साथ करेंगे, तो भैया यहाँ पर लेटेस्ट डाटा भी आप जान लीजिए एक बार प्यारे बच्चे। तो लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि भारत की लेटेस्ट डाटा होगा 15,200 किलोमीटर, ठीक है, प्लस 11,098 किलोमीटर, यानी कि कितने हो गए 26,298 किलोमीटर, 26,298 किलोमीटर। ये मेरे प्यारे साथी क्या रहा, ये आपका रहा लेटेस्ट डाटा। ये भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई हो गई अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डाटा। हाई रिजोल्यूशन मैपिंग के बाद जो भारत की तट रेखा की लंबाई आई वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है, और उसको जोड़ने पर जो भारत की क्या हो रही है, कुल सीमा रेखा की लंबाई हो रही है वो इतनी। तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे आपको ये भी बताया, लिखित रूप में आपको समझाया। ये टॉपिक पूरी तरीके से मेरे प्यारे साथी समाप्त हो चुका है। बस इस टॉपिक में हम लोगों को इतनी ही चीजों की चर्चा करनी थी, टॉपिक कंप्लीट हो चुका। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चे आपके साथ भारत के पर्वत पठारों की, माउंटेन्स एंड प्लेटोज ऑफ इंडिया। किसकी चर्चा करेंगे, माउंटेन्स एंड प्लेटोज ऑफ इंडिया, भारत के पर्वत पठार। तो प्यारे साथ ये पर्वत क्या है जी, पठार क्या है, इन चीजों की चर्चा आपके साथ करेंगे। सबसे पहले यहां तक इस टॉपिक में आपको एक चीज भी समझ में नहीं आई हो मेरे बच्चों तो मुझे बता दो क्या चीज समझ में आपको नहीं, बताओ भाई। बेटा बायोलॉजी के बारे में सेवक राम जी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी मैराथन क्लास थी एनडीए में और मैंने आप लोगों को 2 दिन क्लास में यूट्यूब पर ही सूचित किया था कि मेरी 4 तारीख को जो क्लास है वो नहीं होती, मैंने आपको बताया था बेटा, है ना। अच्छा, हैप्पी टीचर्स डे बेटा आप लोगों की तरफ से मैं स्वीकार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कब तक क्लास चलेगी बेटा, वो मेरी तो क्लास 9 से 10 होती है, तो मैं 10 बजे तक ही आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। जी अब आप बताओ मेरे बच्चे, एक शब्द भी आपको समझ में नहीं आया हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो मुझे प्लीज बता दीजिए, मैं तुरंत उसका आंसर आप लोगों को लगा के बताऊंगा। जी 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 सर, मेरे पुराने योद्धा बैच के नोट्स हैं, उन्हीं से कम चल जाएगा बिल्कुल। अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स में नोट कराता हूँ बताता हूँ उसको ऐड कर लीजिए, बाद बाकी नोट्स वही रहेंगे, ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छा। न्यू डाटा क्यों बढ़ गया बेटा, मैपिंग जो हुई वो बहुत विस्तार के साथ गहराई से हुई, इसलिए डाटा बढ़ गया, ठीक है जी। चलिए सारा समझ में आ गया, एकदम से क्लियर, भाई वाह बहुत बढ़िया। कोई चीज समझ में अगर आपको नहीं आ रही हो तो मुझे बता सकते हैं कि गुरुजी हमें ये वाली चीज अभी भी समझ में नहीं आई, आप समझा दो, मैं बिल्कुल समझा दूं, डोंट वरी। जी जी भाई बहुत बढ़िया, ठीक है जी ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है भारत के पर्वत पठार, भारत के पर्वत पठार, पर्वत पठार, माउंटेन्स एंड प्लेटोज ऑफ इंडिया, माउंटेन्स एंड प्लेटोज ऑफ इंडिया, माउंटेन्स एंड प्लेटोज ऑफ इंडिया, ये मेरे बच्चा क्या रहेगा, ये टॉपिक रहेगा। इसमें सबसे पहले बेसिक समझाऊंगा, बेसिक फाउंडेशन बैच का हमें फायदा सबसे ज्यादा क्या मिलता है कि हम बेसिक पढ़ सकते हैं, बेसिक से समझ, बेसिक से एक सब एकदम से। तो पर्वत क्या होते हैं प्यारे बच्चे, यहां पर आप देखेंगे पर्वत का तात्पर्य होता है, देखो मेरे प्यारे साथी, एक ऐसी उच्च भूमि जिसका शीर्ष, जिसका टॉप उसके आधार की तुलना में काफी सकरा हो, यानी आधार चौड़ा है, शीर्ष सकरा है, और उसकी ऊंचाई कम से कम 600 मीटर हो या 600 मीटर से अधिक हो, तब प्यारे साथी इस क्षेत्र को हम पर्वत कहें, इस क्षेत्र को हम माउंटेन के नाम से पुकारें। किसके नाम से पुकारेंगे प्यारे बच्चे, इस क्षेत्र को माउंटेन के नाम से पुकारें।
अच्छा, जो पर्वत का उच्चतम बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? उसे पर्वत चोटी कहते हैं, उसे पर्वत चोटी कहते हैं, है ना। उसे पर्वत शिखर भी कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? पर्वत शिखर के तौर पर भी जानते हैं। इसको माउंटेन पीक भी हम लोग कहते हैं। किसके तौर पर जानते हैं इसको? माउंटेन पीक के तौर पर इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, माउंटेन पीक कहते हैं इसको। अब मेरे प्यारे साथी यहां पर देखो आप, ये देखेंगे आप, यहां पर अच्छे से समझिए, जानिए, क्लियर कर लीजिए इस चीज को। ये देखो, ये मेरे प्यारे बच्चा, ये आधार है, आधार, और ये है टॉप। अगर किसी उच्च भूमि का शीर्ष उसके आधार की तुलना में काफी सकरा हो, काफी नैरो, काफी न सकरा हो, और उसकी ऊंचाई 599 मीटर हो, उसकी ऊंचाई 599 मीटर यानी 600 मीटर से कम हो, तो क्या उसको पर्वत कहेंगे? बिल्कुल नहीं है, नहीं कहेंगे। उसको क्या कहेंगे प्यारे साथी? उसको हम फिर पहाड़ कहेंगे। बच्चे क्या कहेंगे उसको? पहाड़ के तौर पर उसको पुकारेंगे। अंग्रेजी में क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? अंग्रेजी में उसको हिल कहेंगे। अब जैसे बिना समझे कई बच्चे पढ़ते नहीं है, हैं? तो बिना समझे अगर किसी से क्वेश्चन पूछो कि संसार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो क्या समझेंगे कि अरे एक लड़की होगी, लड़की ने चोटी रख रखी है, और संसार में किस लड़की की चोटी सबसे ऊंची? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरे बेटा, पर्वत शिखर, पर्वत चोटी किसे कहते हैं, समझ में आया आपको? ऐसे पहाड़ की भी चोटी होती है, और ये जो उच्चतम बिंदु है वो पहाड़ की चोटी होगी, है ना। इसको चोटी कहेंगे, चोटी। अंग्रेजी में चोटी को क्या कहते हैं बेटा? पीक कहते हैं अंग्रेजी में चोटी को। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन। और संसार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो मेरे बच्चे, संसार की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट है बेटा। तो पर्वत और पहाड़ दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब बात पठार की भी कर लेंगे आपके साथ। प्यारे साथी, क्या पठार की बात नहीं करनी चाहिए? पठार की भी बात करनी चाहिए आपके साथ। आखिरकार पठार क्या होता है ये भी हमें बताना ही चाहिए, है ना। पठार एक ऐसी उच्च भूमि होती है जो आसपास के क्षेत्रों से तो ऊंची हो, लेकिन जिसका जो टॉप है, जिसका जो शीर्ष है, वो सपाट हो। आसपास के क्षेत्रों से ऊंची हो, लेकिन उसका शीर्ष सपाट हो। प्यारे बच्चे, इसी को हम पठार कहते हैं, इसी को हम प्लेटो कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं। इसी को पठार कहते हैं, इसी को प्लेटो कहते हैं। आसपास के क्षेत्रों से ऊंची, लेकिन जिसका शीर्ष सपाट हो, जिसका टॉप फ्लैट हो, उसको पठार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पठार के नाम से। बोलो बच्चे, किसके नाम से जानते हैं हम लोग? पठार, प्लेटो के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? चलिए, अब बात आएगी भारत के पर्वत और भारत के पठारों की। क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, भारत का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है, हाईएस्ट प्लेटो ऑफ द इंडिया, मोस्ट एक्सटेंडेड प्लेटो ऑफ इंडिया, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, डोडा बेटा किसकी चोटी है, सद्भावना शिखर किसकी सर्वोच्च चोटी है, गुडविल पीक किसकी सर्वोच्च चोटी है, धूपगढ़ किसकी सर्वोच्च चोटी है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इस पर्वत का विस्तार किन किन राज्यों में है, इस पर्वत का विस्तार किन किन राज्यों में है, ऐसे करके आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। तो प्यारे बच्चे, बिल्कुल मत घबराइएगा, बेसिक से आपको लेकर चलूंगा, एक एक चीज आपको समझो। मुझसे हो सकता है आप पहले भी पढ़े हो, 1% भी परेशानी आप लोगों को नहीं। भूगोल मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो मेरा हेडक है, मैं संभालूंगा उसको। यू डोंट वरी, बी हैप्पी। बस केवल पढ़ते चलिए मेरे से, क्लासेस लेते चलिए। सैटरडे को क्लास होगी, कल क्लास होगी मेरी बेटा,
और ये भी ध्यान रखना, कल क्लास तो होगी, इसके साथ ही एक चीज और भी आपको ध्यान रखनी है। और वो क्या चीज है बेटा? वो चीज ये है जो आपको ध्यान रखनी है, वो चीज ये ध्यान रखनी है बेटा कि मेरे साथ साथ रिवीजन करते चलना। ठीक है जी, मेरे साथ साथ रिवीजन करते चलना है, बोझ नहीं बनने देना, भार नहीं बढ़ने देना। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।